आज सीधा सवाल में बात होगी संघ परिवार की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, बीजेपी की, उनके रिश्तों की और 2024 के बाद रिश्तों में आए बदलाव की। और यह बदलाव क्यों आया है और किसकी पकड़ मजबूत होती दिखाई दे रही है, या दरअसल यह कदम ताल की तैयारी है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अस्तित्व में आए 100 साल पूरे होने वाले हैं, अगले साल 100 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। ऐसा संघ ताल ठोकता आया है। इसके पीछे एक अतीत भी है, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, क्योंकि बैन लगा था आरएसएस पर। तो पहले जनसंघ और अब बीजेपी उसका राजनीतिक विंग, राजनीतिक पॉलिटिकल आर्म जिसे कहते हैं, वो बीजेपी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने प्रेरणा स्रोत, अपने मां की बात हमेशा बीजेपी मानती आई हो। रिश्तों में थोड़ी बहुत तलखी रही है, लेकिन मोटा मोटा संघ की बात मानी जाती रही। पर 21वीं सदी के आगाज होते होते ये बात थोड़ी पटरी से उतरती दिखाई दी। के सुदर्शन और अटल बिहारी वाजपेयी, वो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनके रिश्तों में जो तनातनी थी, भारतीय मजदूर संघ जो सरकार को लगातार घेरता रहता था, जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नहीं बनने दिया गया, ब्रजेश मिश्रा, एनके सिंह, रंजन भट्टाचार्य को एमएनसीज का दूत, इससे भी भद्दे शब्द इस्तेमाल होते थे, मैं दूत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो बताया जाता था। लेकिन 2014 से 2024 के बीच जिन मुद्दों के चलते बीजेपी अस्तित्व में आई, जनसंघ तो 1950 में आ गया था, मैं 1980 की बात कर रहा हूं। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये राइजों दी एत्र, जिसे फ्रेंच भाषा है, अंग्रेजी में भी इस्तेमाल होता है, कि भाई अस्तित्व में आने का कारण, जीने की वजह, वो ये 3 मुद्दों को अमल में लाना था। और मोदी सरकार ने ये करते हुए दिखाया भी। राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, इसी साल प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 5 साल पहले अनुच्छेद 370 हटा भी दिया गया। तो जो आरएसएस चाहता था वो किया गया, लेकिन फिर रिश्तों में कुछ बदलाव आ गया क्या? अब असल कहानी पर आते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव, बीजेपी आत्मविश्वास, अपने भरोसे, काबिलियत पर, उस घोड़े पर ऐसी सवार थी कि अब की बार 370 पार, 370 अनुच्छेद 370 से भी जुड़ता है। यह फिगर ऐसे ही नहीं कोई हवा में से उठा ली हो बीजेपी ने। और एनडीए 400 पार का दम भरा गया, नारा बुलंद किया गया। अब ये तो बुलंद किए जाते हैं ऐसे नारे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर बड़ी बात एक हुई, ठीक चुनाव के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने क्या कहा कि पार्टी लगातार बढ़ रही है और अब वो उस स्थिति से विकसित हो चुकी है जहां उसे आरएसएस की जरूरत थी। असल शब्द क्या थे? पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट, मतलब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो खुद तो नहीं कह सकते, बिना प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के रणनीतिकार उनके चाणक्य अमित शाह की सहमति के इतना बड़ा बयान तो नहीं दे सकते कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। और दे भी दें, गफलत में जबान फिसल गई, जबान नहीं संभली, तो उसकी रफू करने के लिए कुछ बयान आ जाते अगले 2-4 दिनों में। ऐसा कुछ नहीं हुआ।
लेकिन फिर 4 जून हुआ, बड़ा मंगल। 4 जून के बारे में कहा गया था, मंगलवार। बड़ा मंगल नहीं हुआ बीजेपी का। बीजेपी 240 सीटों पर सिमटती दिखाई दी। पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा अकेले बीजेपी की सीटें थी 240, पर बहुमत से 32 दूर और 370 से तो बहुत दूर, बहुत दूर, 130 सीटें दूर। और सरकार दरअसल मोदी 1.0, मोदी 2.0 के बाद मोदी 3.0 नहीं, एनडीए 3.0 बनी। बैसाखियों की जरूरत पड़ी, सहारे की जरूरत पड़ी जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियों के। तो एक पलटवार भी होता दिखा। सरसंघ चालक जो कुछ नहीं बोलते थे, ज्यादा ऐसी कोई क्रिटिसिज्म सरकार की, बीजेपी की करते नहीं दिखाई दिए पिछले 10 सालों में, उन्होंने अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया। अहंकार, कि जब अहंकार बढ़ता है तो नुकसान हो जाता है। काम करें लेकिन मैंने किए वाला अहंकार ना पालें, वही सही सेवक है। मैं इस प्रवृत्ति को नकारते और चुनौती देते और उस पर नसीहत देते दिखाई दिए सरसंघ चालक। इंद्रेश कुमार भी बोले, बाकी आइडियोलॉग्स जो हैं आरएसएस के, रतन शारदा जैसे ऑर्गेनाइजर में लंबे लंबे लेख छाप दिए। एरोगेंट हो गई है बीजेपी, जुड़ाव खत्म हो गया कार्यकर्ताओं के साथ, ये बातें भी कही गई। फिर इंसान भगवान बनने की कोशिश करता है, ऐसे बयान भी दिए गए। अब क्या ये सीधा रेफरेंस था? प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं। और ये जो बयानों की फेहरिस्त आई, इस पर निशाने पर कौन लिया जा रहा था? संसद में सहमति बनाए, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उसका पालन नहीं हुआ। काम करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए। यानी कि जो बोली, जो लक्ष्मण रेखा लांघी गई, मंगलसूत्र, आपके मंगलसूत्र ले लिए जाएंगे, मुजरा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ। अब उन पर सीधे सीधे टीका करती दिखाई दी आरएसएस की टॉप लीडरशिप। उसके बाद बात आई समीक्षा की। अब यहां पर दिलचस्प बात यह है कि कहां कहां नुकसान हुआ बीजेपी को। 240 सीटें तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान हुआ, 62 से 33 पर आकर सिमट गई। और सिलसिला सिर्फ वहीं नहीं थमा, महाराष्ट्र में जहां 23 सीटें थी बीजेपी की, 9 पर आकर अटक गई, 14 सीटों का नुकसान। पश्चिम बंगाल में भी 6 सीटों का नुकसान, 18 से 12 पर आ गई। हरियाणा में 5 सीट, बिहार में भी 5 सीट। ये हम भूल जाते हैं, बिहार में 17 सीटें थी, 17 की 17 जीती थी बीजेपी ने, पर इस बार 12 जीत पाई। राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान और कर्नाटक में 8 सीटों का नुकसान। और इनमें से अब महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की बात कर ले। अब उत्तर प्रदेश में जो खींचतान हुई, जो दंगल हुआ, जो आमना सामना हुआ, जो राजनीतिक खेल दंगल हमने देखा है पिछले 2.5 महीनों में समीक्षा के नाम पर, और उसमें मोहरा बने केशव प्रसाद मौर्य। सरकार से बड़ा संगठन है ये कहते हुए पाए गए। दरअसल लड़ाई थी अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ, पर संघ दूर से बैठा देखता रहा और खूब खिचड़ी पकी।
कभी नेम प्लेट पर विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट की फटकार हुई, बुलडोजर वापस ले लिए गए, नजूल बिल जो एक अध्यादेश के तौर पर पेश किया गया था 5 मार्च को, उसे विधानसभा में पेश किया गया। विधान परिषद में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उसके खिलाफ, उसके विरोध में बोलते दिखाई दिए और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह बीजेपी में कभी होता नहीं दिखाई दिया था। मैं केंद्र की तो बात कर ही नहीं रहा हूं कि बजट में इंडेक्सेशन को लेकर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर नितिन गडकरी ने ही निर्मला सीतारमण को सलाह दे दी कि इसे वापस लीजिए भाई, मिडिल क्लास मर जाएगी। या लैटरल एंट्री को लेकर जितेंद्र सिंह ये कहते भी पाए गए कि प्रधानमंत्री ने खुद दखल दिया और आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अरे भाई, आपकी सरकार लेकर आई ना कानून, 2018 में यह विज्ञापन भी यूपीएससी ने आप ही के कहने पर दिया होगा। यह रोल बैक का तमगा जो चस्पा हो रहा है बीजेपी पर, यह पहले नहीं होता दिखा था। लेकिन हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी होती दिखाई दी। लेकिन फिर एक अजब गजब खेल हुआ है वहां पर। अब बदल गए केशव प्रसाद मौर्य, जो बैठकों में, समीक्षा बैठक में वो और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नदारद होते थे, जाते नहीं थे। अब वो कह रहे हैं दुनिया में मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं और देश में योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। योगी जी के रहते राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति से समझौता नहीं होगा। योगी का शासन कल्याण सिंह के सुशासन वाली राह पर चल रहा है। और अभी पिछले हफ्ते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आया था पिछले शुक्रवार। शनिवार को यही उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के बारे में और अपनी सरकार के बारे में कह रहे थे कि अब दलित और पिछड़ों के साथ इंसाफ होगा, नाइंसाफी हुई थी। अरे आपके रहते आप ही उप मुख्यमंत्री थे, तब यह परीक्षा हुई थी, यह भर्ती हुई थी 69,000 सहायक शिक्षकों की, और अब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने नाइंसाफी की थी। अधिकारियों ने 16 दूनी 8 पढ़ा दिया। पर यह खेल बदला कैसे? और एक बैठक भी हुई थी, उस बैठक में अब खरी खरी सुनाई जा रही है क्या, जैसा हरियाणा में भी सुनाई गई कि 50% आपको अपने विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने होंगे, और हमारी सलाह नहीं मानी, इसीलिए 10 में से 5 सीटें ही जीत पाए, वरना 5 की जगह 8 जीतते। हिसार भी जीतते, सोनीपत भी जीतते, अंबाला भी जीतते। अब संघ की तरफ से यह बात कही जानी, क्या कह रही है, और नए चेहरों को अवसर देना होगा। पर यहां तो जो कांग्रेस से इंपोर्ट किए जा रहे हैं या कांग्रेस का रिजेक्टेड माल, आप उनको सीधा राज्यसभा में भेज रहे हैं, किरण चौधरी को भेज रहे हैं। 10 में से 6 उम्मीदवार आपके बाहरी थे लोकसभा चुनाव में। तो अब संघ एक मॉरल फोर्स, एक नैतिक दबाव बनाता दिख रहा है क्या कि भाई ऐसे काम नहीं होगा, ऐसी राजनीति करने की हमने आपको इजाजत नहीं दी है। इसमें देखिए सरकार की तरफ से किस तरह के संकेत आ रहे हैं, यह भी बड़ा दिलचस्प है, इसको पढ़ना जरूरी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर अब तक एक प्रतिबंध था कि आप आरएसएस की गतिविधियों में सीधा हिस्सा नहीं ले सकते। इसका वो वही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 48 में बैन लगा था। अब सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। पर अब क्यों? राजनीति में टाइमिंग इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस, खासी अहमियत होती है। 10 साल में यह क्यों नहीं किया, अब क्यों किया? इसमें एक और कड़ी जुड़ती है, जम्मू कश्मीर। वहां पर चुनाव है 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, 3 चरणों में चुनाव होने हैं।
एक तरह से अनुच्छेद 370 की समीक्षा भी होगी। 5 साल बाद हो रहे हैं, 2014 के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था। और जिन राम माधव को जम्मू कश्मीर ही नहीं पूर्वोत्तर भारत का जिम्मा भी लंबे समय तक बीजेपी ने दिया, उन पर गंभीर आरोपों के चलते वो सार्वजनिक नहीं किए गए, पर आम नॉलेज है, हर पत्रकार जानता है, उनको खुले लाइन कर दिया गया, हाशिए पर धकेल दिया गया। पर अब उन्हें यह चुनाव की घोषणा होते ही जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रभारी बना दिया गया है। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयारी हो रही है। अब फिर यहां पर टाइमिंग की अहमियत आ जाती है। राम माधव क्यों? बीजेपी की तरफ से उन्हें साइडलाइन किया गया था कि वी डोंट वांट हिम। तो ये बदले बदले से रिश्ते और बदला बदला सा आरएसएस कहानी क्या है, इसी पर आज का है सीधा सवाल। और अब आपके स्क्रीन पर भी आ गया है। 4 जून के बाद क्या हुआ, संघ क्यों सक्रिय हो गया, और चुनौती बीजेपी के समक्ष, कौन होगा अगला अध्यक्ष। अब यह भी अपने आप में एक सवाल अटका हुआ है। भाई, जगत प्रकाश नड्डा को आपने मंत्री भी बना दिया, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कार्यकाल तो जून में खत्म हो गया था, 30 जून को। नया अध्यक्ष कब बनेंगे, कौन बनेगा, और क्या इसमें संघ ने कह दिया है नथिंग डूइंग, हम जो बताएंगे वैसे ही करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।